समय जो उपार्जित उपलब्धियों के चलते कभी स्वर्णिम हुआ करता है तो प्राप्त विध्वंसों के कारण कुख्यात भी कहलाता है। कभी न बीतने वाले इस समय के अलग अलग कालखंडों में मानवों द्वारा उपार्जित उपलब्धियों और प्राप्त विध्वंसों में से कुछ घटनाओं का अवलोकन इतिहास के पृष्ठों में किए जा सकते हैं। आज हम समय के उस कालखंड का अवलोकन करने जा रहे हैं जब विश्व के आसमान में न तो सफेद रंग का उदय हुआ था, न हरे रंग का ही परचम लहराया था। उस समय गेरुए रंग से रंजित असीम आसमान के स्नेहिल अंचल के नीचे आर्यावर्त के क्रांति प्रज्ञ ऋषियों द्वारा कण्वाश्रम नामक महान शिक्षालय की स्थापना की जा चुकी थी। शिक्षा, शिक्षालय और शिक्षार्थी, शिक्षा की इस व्यवस्थित पद्धति की अवधारणा विश्व को भारत की अमूल्य देन है और देश का नाम भारत कण्वाश्रम की देन है। कण्वाश्रम वैदिक कण्व की स्थापना है। महर्षि कण्व का वह आश्रम जहाँ कण्व और उसकी वंश परंपरा में आगे आने वाले ऋषियों ने वेद मंत्रों के अन्वेषण का महनीय कार्य किया। कालांतर में कण्वाश्रम गुरुकुल के रूप में शिक्षा के महान केंद्र में परिवर्तित हुआ और फिर विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिष्ठापित होकर शिक्षा का वह ख्यातिलब्ध केंद्र बना जहाँ देश देशांतरों से अध्येता अध्ययन हेतु आया करते थे। यही नहीं, एक सुदीर्घ कालखंड तक इस गुरुकुल का परिचालन कण्ववंशी ऋषियों के द्वारा होता रहा, जिसमें उनके पुत्र पौत्र परंपरा भी थी और शिष्य परंपरा भी। कण्ववंश परंपरा में जो ऋषि कण्वाश्रम नामक विश्वविद्यालय के संचालक रहे, उन्हें कुलपति नामक पदवी से विभूषित किया गया। कुलपति उन शिक्षण संस्थानों के अध्यक्षों को कहा जाता था जिनके अधीन कम से कम 10,000 शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण किया करते थे। इन महान कण्वों में सबसे अधिक ख्याति उन कुलपति कण्व को मिली जो रूपसी शकुंतला के मानस पिता थे। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार मेधातिथि कण्व शकुंतला के मानस पिता थे जो कण्वाश्रम गुरुकुल के 18वें कुलपति थे। महाकवि कालिदास ने अपने अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक में शकुंतला के मानस पिता महर्षि कण्व के लिए 4 बार कुलपति शब्द का प्रयोग किया है। जिस प्रकार आदि शंकराचार्य के नाम से वर्तमान में भी शंकराचार्य की पदवी क्रमशः आगे बढ़ती रही है, उसी प्रकार उस समय कण्व ऋषियों की कण्व और कुलपति नामक परंपरा भी अपने ज्ञान और विज्ञान को लेकर आगे बढ़ती रही। यहीं पर इसी गुरुकुल में कण्ववंशी ऋषियों ने वेदों के अध्ययन की एक अलग पद्धति संचालित की जो कण्व शाखा के नाम से प्रसिद्ध हुई। क्योंकि महर्षि कण्व उस गुरुकुल के कुलपति थे जहाँ हजारों छात्र विभिन्न विषयों का अध्ययन किया करते थे, इसीलिए सहज अनुमान किया जा सकता है कि कण्वाश्रम नामक इस गुरुकुल की बसावट मालिनी नदी के तटों पर एक विस्तृत भूभाग पर फैली रही होगी। महाभारत में कण्वाश्रम के वर्णन के अवसर पर उसे बहुत सी यज्ञशालाओं वाली, अनेक मंदिरों से प्रतिष्ठित, असंख्य मुनियों से युक्त कहकर उसकी इसी भौतिक विशालता की ओर संकेत किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम में महाकवि कालिदास ने कण्वाश्रम का वर्णन करते हुए उसे मालिनी तीरम न कहते हुए अनुमालिनी तीरम कहा है, क्योंकि वर्ण विषय की दीर्घता को प्रकट करने के लिए उसमें अनु उपसर्ग योजित करने का विधान व्याकरण में दिया गया है। वर्तमान कण्वाश्रम के दक्षिण में स्थित मोर ध्वज तथा पश्चिम में प्रवासन नदी के तट पर मिले ध्वंस भवनों के अवशेष एक ही कालखंड का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर क्यों न मान लिया जाए कि कण्वाश्रम नामक गुरुकुल का विस्तार मालिनी नदी के तट से लेकर गंगा नदी के तट तक शिवालिक उपत्यका में हरिद्वार को कण्वाश्रम से जोड़ने वाले प्राचीन कंडी मार्ग के दोनों ओर एक विस्तृत भूभाग में फैला हुआ था। कंडी मार्ग जो शिवालिक श्रेणियों के पाद प्रदेश में भावर की आंशिक समभूमि पर निर्मित है, वास्तव में कण्व मार्ग का अपभ्रंश है। इसी मार्ग से प्राचीन काल में 4 धाम के तीर्थयात्री हरिद्वार से कण्वाश्रम तक पहुंचते थे। यह मार्ग आज भी हरिद्वार को महर्षि कण्व की पूर्ण भूमि से जोड़ता है। इसी पथ को राजबाट भी कहा गया है।
प्राचीन कर्णाश्रम, जिसके भवनों की संरचना घास, फूस, बांस और वनस्पतियों पर आधारित थी, आक्रांताओं के मार से ध्वस्त होते चले गए, धरागर्भ में समाते चले गए, नष्ट होते चले गए। अलंकृत भूखंडों के अवशेष जो हमें आज प्राप्त होते हैं, वे 8वीं शताब्दी और उसके पश्चात कत्यूरी राजवंश द्वारा निर्मित भवनों और देवालयों के हैं। ऐसे ही ध्वस्त भवनों के अवशेष वर्तमान कर्णाश्रम तथा आसपास के क्षेत्रों में फैले हुए हैं, जो बाढ़, बारिश के उपरांत भूगर्भ से बाहर निकलकर प्रायः प्रतिवर्ष अपने अस्तित्व का प्रमाण दिया करते हैं। कुछ खंडहरों के अवशेष वर्तमान कर्णाश्रम के आसपास की पहाड़ियों में पाए गए हैं। कर्णाश्रम के इन प्राचीन अवशेषों को उनके महत्व से अनजान स्थानीय लोग आज भी पैण पढ़ल अर्थात जहाँ रहकर पढ़ा जाता था कहा करते हैं। कर्णाश्रम में मुख्य रूप से 4 वेद, 6 वेदांग, षड्दर्शन, कर्मकांड, आयुर्वेद और पुराणों की शिक्षा दी जाती थी। माना जाता है कि अपने हजारों वर्षों के कार्यकाल में कर्णाश्रम नामक गुरुकुल में कर्णवंशी ऋषियों के अतिरिक्त महर्षि मारीच कश्यप, महर्षि चरक, महर्षि च्यवन, महर्षि विश्वामित्र आदि तत्कालीन प्रसिद्ध ऋषियों ने अपने अपने विषयों का शिक्षण कार्य किया है। समय का एक कालखंड ऐसा भी था जब कर्णाश्रम की शिक्षा और शिक्षा प्राप्त स्नातकों की ख्याति चारों ओर फैली थी। यही कारण था कि यहाँ से राजनीति और धर्म नीति में शिक्षित स्नातकों को तत्कालीन नरेश अपनी राजसभाओं में मंत्रियों या राज विद्वानों के रूप में नियुक्त किया करते थे। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में नियुक्त सकारी राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक रत्न कालिदास तथा 185 ईस्वी पूर्व में शुंग राजवंश के मंत्री के रूप में नियुक्त वासुदेव इसके 2 प्रसिद्ध उदाहरण हैं। हम पूर्ववर्ती अंक में स्पष्ट कर चुके हैं कि गढ़वाल हिमालय के कविल्ठा नामक गांव में जन्मे कालिदास कर्णाश्रम गुरुकुल के स्नातक थे, जो अपनी उत्कृष्ट विद्वता के चलते सकारी राजा विक्रमादित्य की राजसभा में नवरत्न के रूप में प्रतिष्ठित हुए। वहीं उज्जैन में रहते हुए उन्होंने दुष्यंत शकुंतला के प्रणय प्रसंगों पर आधारित अभिज्ञान शाकुंतलम नामक कालजयी नाटक की रचना की। कालिदास की ही तरह उससे पूर्व वासुदेव भी कर्णाश्रम गुरुकुल के स्नातक थे, जिन्हें 185 ईस्वी पूर्व में शुंग वंशी राजा के राज दरबार में मंत्री पद पर नियुक्ति मिली थी। कालांतर में 73 ईस्वी पूर्व में वासुदेव ने शुंग वंश के अत्याचारी व्यसनी राजा देवभूति को हटाकर कर्ण राजवंश की स्थापना कर पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया था। उस समय शुंग वंश के अधिकार क्षेत्र में वर्तमान बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश का विस्तृत परिक्षेत्र आता था। उस पर अब कर्णवंशी शासकों का अधिकार हो चला था। विष्णु पुराण के 24वें अध्याय में इस कर्ण राजवंश का उल्लेख प्राप्त होता है। कर्ण वंश के 4 शासकों ने 43 वर्षों तक पाटलिपुत्र पर शासन किया, जिसमें वासुदेव कर्ण ने 9 वर्ष, भूमिपुत्र कर्ण ने 14 वर्ष, नारायण कर्ण ने 12 वर्ष, सुशर्मा कर्ण ने 14 वर्षों तक शासन किया। संभावना की जा सकती है कि इनके शासनकाल में कर्णाश्रम का विकास भी चरम पर रहा होगा। आज से 8604 वर्ष पूर्व जब हस्तिनापुर नरेश महाराजा दुष्यंत कर्णाश्रम आए थे, उन्होंने तत्कालीन कुलपति कर्ण की पालिता पुत्री शकुंतला से प्रेम विवाह किया। कालांतर में उन्हें भरत नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई, जो आगे चलकर प्रतापी राजा सिद्ध हुआ, जिसके नाम से आज इस देश को भारत नाम से जाना जाता है। राजा भरत की 17वीं पीढ़ी में कौरवों और पांडवों की उत्पत्ति हुई। वही कौरव, वही पांडव, जिनके द्वारा महाभारत नामक प्रलयंकारी युद्ध का आयोजन किया गया। वही महाभारत जिसके युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया गीता का ज्ञान आज भी समस्त विश्व के लिए दर्शन शास्त्र का अमूल्य उपहार है। गीता का ज्ञान हो या महाभारत का युद्ध, हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत हों या दुष्यंत पुत्र भरत, महाकवि कालिदास हों या पराक्रमी राजा वासुदेव, इन सभी का संबंध किसी न किसी रूप में कर्णाश्रम और उसके महान गुरुकुल से जुड़ते हैं। अब प्रश्न यह कि जिस स्थान ने देश को भारत नाम दिया, जिससे हमारी राजनीतिक व शैक्षिक विरासतें जुड़ी हुई है, वह आज किस अवस्था में है? उत्तर बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देश को पहचान दिलाने वाला कर्णाश्रम आज स्वयं गुमनामी के गहन अंधकार में समाया हुआ है। जिस स्थान को देश की चेतना का राष्ट्रीय तीर्थ होना चाहिए था, धरती के अंदर समाया हुआ है, अपने उद्धार की राह देख रहा है।
ये हमारी अकर्मण्यता नहीं तो और क्या है? सोचिएगा जरूर। नमस्कार।